नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। चलिए शुरू करते हैं। तुर्कों के आक्रमण को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर वन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। नंबर दो, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। तुर्कों के आक्रमण को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, महमूद गजनवी। दूसरा, मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी। मध्य एशिया में एक छोटी सी रियासत थी। एक छोटा सा सरदार था वहाँ का, जिसका नाम था अल्पतगीन। उस अल्पतगीन की छोटी सी जागीर थी। उसका एक दामाद था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। उस सुबुक्तगीन का एक बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अपने पिता के साथ कई बार कश्मीर और कंधार के क्षेत्रों पर आक्रमण के साथ आया था। इसने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया। ये अपने पिता की जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी, इसका पिता कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। कश्मीर का राजा जयसिंह था, उसको पराजित करना चाहता था, वो नहीं पराजित कर सका। तो महमूद गजनवी उसको पराजित करना चाहता था। ये इसका पहला लक्ष्य था। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये आक्रमण करके जीतता गया भारत की हिस्सों को, तो इसे पता चला कि भारत कितना संपन्न है, और ये आगे बढ़ता ही चला गया। इसके आक्रमण दिन प्रतिदिन, साल दर साल बढ़ते ही गए। इसने लगभग भारत पर 17 बार, महमूद गजनवी ने भारत पर गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण किया। समझ पा रहे हैं? 17 बार आक्रमण किया। जबकि 17 बार आक्रमण करने का रीजन क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, इसको चाहिए था धन। इसको चाहिए था धन। और भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, कि भारत व्यापार में बहुत संपन्न था। हम एक्सपोर्ट करते थे चीजों को, हम निर्यात करते थे। वर्तमान समय में हम बाजार बनकर रह गए दुनिया के लिए। दुनिया की जो चीजें बनती है भारत में आकर बिकती है, यहाँ का पैसा बाहर जाता है। उस समय इसका अपोजिट था, इसका उल्टा था। जो विदेश में चीजें खरीदी जाती थी, वो भारत से ही जाती थी सारी। लोग भारत से खरीद कर ले जाते थे और विदेशों में बेचते थे। भारत वो था अब से 1000 साल पहले जो अमेरिका है वर्तमान समय में। एक
एक्सपोर्ट कंट्री, एक निर्यातक देश। 17 बार इसने हमला किया और उसमें इसका जो सबसे विवादित हमला है, विवादित आक्रमण या हमला कह लीजिए, वो है इस, इसका जो सबसे विवादित हमला और जो आक्रमण है वो सोमनाथ के मंदिर पर है। किस पर? सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ आक्रमण, सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? ये किया गया था 1025 ईस्वी में। ये आप याद रखिएगा, 1025 ईस्वी में, 1025 में सोमनाथ मंदिर में इसको इतना पैसा, इतना सोना प्राप्त हुआ कि इसने इस शहर को, इस मंदिर को दुनिया में सबसे संपन्न मंदिर और शहर बताया। चीजों को समझिए, इतिहास को रटना नहीं होता, चीजों को समझिए। आप खुद समझ जाएंगे हर एक चीज, भेजे अपने आप क्या जाएंगे। मंदिरों में इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? उस समय बैंक नहीं हुआ करते थे, मंदिर एक हिसाब से बैंक का काम करते थे। उस समय में बैंकें नहीं हुआ करती थी, तो जो लोगों का पैसा होता था अधिकतर लोगों का मंदिर में ही रहता था, क्योंकि वो एक हिसाब से वो शहर का एक केंद्र बिंदु है। जैसे अभी केंद्र बिंदु होता है कौन सा? बैंक। ठीक है, जमा करने में वो पैसा उनका नहीं रहता है मंदिर में, लेकिन वो एक हिसाब से बिंद। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे बैंक पैसे का केंद्र बिंदु होता है, वैसे ही मंदिर केंद्र बिंदु था किसका? धन संपदा, पैसे का। तो सीधी सी बात है, आप लूटने जा रहे हैं तो आप कबाड़ खाने में थोड़ी जाएंगे, आप वहां जाएंगे जहाँ पैसा मिलेगा। आपको एक लूटपाट करनी है, जो चोर डकैत होते हैं लूटपाट करते हैं, सीधे बैंक ही तो जाते हैं, या ऐसे घर में जहाँ पैसा मिलेगा ज्यादा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोमनाथ मंदिर पैसे का केंद्र बिंदु था। भारत में सबसे अधिक जो पैसा जो चढ़ावा जाता है, सबसे ज्यादा उसी वहीं जाता था। वहां पर इसने लूटपाट की 1025 में, और वहां की जो शिव की प्रतिमा थी, जो शिवलिंग था, उसको तोड़ा, उसको ले जाके गजनबी में जो कसाई होते हैं उन कसाईयों को दे दिया कि इससे मीट तोलो। तो वो क्रूर है, वो ये लोग का धर्म नहीं होता, ये आक्रमणकारी था, वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। तो कुल मिला के गजनबी का जो उद्देश्य था, गजनबी का उद्देश्य था वो था लूटमार। गजनबी, गजनबी का भारत पर आक्रमण, पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, लूट मात्र थी, लूट मात्र थी, लूट मात्र थी। ठीक है, सिर्फ लूट मात्र। उसे यहाँ पर राज्य स्थापित नहीं करना था, ना उसे यहाँ व्यापार करना था। उसे मध्य एशिया में अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, मध्य एशिया में अपनी सफलता को स्थापित करने के लिए धन संपदा की जरूरत थी, और वो उसे मिला भारत के मंदिरों में, भारत की जनता में, भारत के राज्यों में। ठीक है, चलिए। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो महमूद गजनबी है, महमूद गजनबी ये पहला व्यक्ति था, ये पहला व्यक्ति माना जाता है। क्या पहला व्यक्ति? कैसा? महमूद गजनबी पहला व्यक्ति माना जाता है जिसको खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी।
आप पढ़ते हैं ना, अभी आप आगे पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान जैसी उपाधि कोई होती है। पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति, पहला शासक, पहला शासक जिसको, जिसको खलीफा, खलीफा ने, खलीफा ने सुल्तान, सुल्तान की उपाधि दी। सुल्तान की दी, सुल्तान की उपाधि दी, सुल्तान की उपाधि। ये इस्लामी इतिहास में पहला व्यक्ति, पहला शासक माना जाता है जिसको खलीफा ने मान्यता दी। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है अल्लाह के सामने सजदे करना है, अल्लाह ही एक है, अल्लाह के अलावा किसी की कोई सियासत नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई शासक नहीं हो सकता। लेकिन खलीफा ने राजनीतिक तौर पर इसको मान्यता दी कि राजनीतिक शासक है। समझ रहे हो? इसलिए इस बात का महत्व है। चूंकि गजनबी को यहाँ राज्य स्थापित नहीं करना था तो वो यहाँ से आक्रमण करने आता था और चला जाता था। जब उसके पास पैसे की कमी होती थी तो वो वापस आ जाता था। दूसरा किरदार था हमारा, दूसरा किरदार, दूसरा गौरी, गौरी ये गोर का रहने वाला था, गोर प्रदेश का रहने वाला था। तो गौरी, गौरी के बारे में मुख्य बातें हम जानेंगे। पहली, इसने 1175 में, कब, 1175, 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया, पहला आक्रमण, आक्रमण किया। नंबर 2, इसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण जो था, जिसकी वजह से इतिहास में इसको जाना जाता है, वो है तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। ये दो हुए थे, एक हुआ था 1191, दूसरा 1100, 1192 ठीक। किसके मध्य लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पृथ्वीराज, चौहान, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, गौरी। इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा ये जो पहला युद्ध था तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध
1191 में गौरी की पराजय। गौरी की पराजय। गौरी की पराजय। गौरी की तराइन के पहले युद्ध में गौरी की हार हो गई। ये पहला शासक था भारत का जिसके हाथों गौरी की हार हुई थी। महमूद गजनवी कोई भी युद्ध नहीं हारा था भारत में। जितने शासक थे जिनको पता चल रहा था गजनवी आ रहा है वो राज्य छोड़ के भाग जाते थे। जो लड़े वो मारे गए। गजनवी कभी हारा नहीं भारत में। और गौरी गौरी 1174 में 1174-75 में आता है और 1191 में वो पहला युद्ध हारता है। किससे? पृथ्वीराज चौहान से, तराइन के प्रथम युद्ध में। जो द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध द्वितीय युद्ध वापस इन्हीं लोग के बीच में होता है। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और गौरी। द्वितीय युद्ध। दूसरा द्वितीय तराइन युद्ध। द्वितीय तराइन युद्ध। द्वितीय तराइन युद्ध कब हुआ था? 1100 1100 1192 1192 में। इस युद्ध में इस युद्ध में परिणाम इस युद्ध का परिणाम हुआ गौरी की जीत। गौरी की जीत। चौहान की हार। ये हार कोई साधारण हार नहीं थी। ये हार कोई साधारण हार नहीं थी। गौरी हारा, वो केंद्र सत्ता से हारा। पृथ्वीराज चौहान केंद्र की सत्ता में बैठा हुआ था दिल्ली में। केंद्र की सत्ता से हारा। किस वजह से हारा था? मुद्दा क्या था? मुद्दा था पंजाब का। गौरी पंजाब के क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था। इसलिए जो चौहान था, पृथ्वीराज चौहान, उसके और गौरी के बीच मतभेद हुआ और तराइन के बीच में इनका युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध 1191, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की सेना को हराया। गौरी एक साल बाद और चीजें सीख कर, अपनी कमियों को हटाकर, दूर करके, एक निपुण सेना तैयार करके वापस युद्ध करने लड़ने आया। पृथ्वीराज चौहान जो कि एक साल जो युद्ध जीते थे 1191 में, उसका तुम मजे करने लगे पार्टी की और अय्याशिया की। 1192 में दोबारा जब युद्ध हुआ तो वही पुरानी रणनीतियां लिए बैठे हुए थे कि आने दो, जो भी आएगा हम उससे लड़ लेंगे। क्या हुआ? गौरी जो और चीजें सीख कर आया था, अपनी सेना को मजबूत करके आया था, नए शस्त्र लेकर आया था। पृथ्वीराज चौहान जिन्हें एक साल में अपनी सेना को कोई सुधार नहीं किया, उसके हथियारों में, उनके रण कौशल में कोई सुधार नहीं किया, वो 1192 में हार जाते हैं। केंद्र की सत्ता को हराने पे गौरी यानी तुर्की अब केंद्र में स्थापित हो गए। देश के केंद्र में। बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद की कथा या इतिहास, इतिहास कथा नहीं होती, इतिहास में काफी विवाद है। जो इतिहास नहीं पढ़ते उनके लिए काफी डिफिकल्ट है इस चीज को समझना। या फिर जो भारत की जो वीरता वाली कहानियां हैं उनसे अगर प्रेरित रहते हैं, अगर उनमें से आप हैं, तो आपको भी चीजें नहीं समझ में आएंगी। इतिहास को खराब करने का काम सबसे ज्यादा सिनेमा ने किया है। लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे राजनीति है। तो इसने क्या करा? इसने ये किया सिनेमा ने कि आप देखते होंगे
कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में बच्चा-बच्चा जो इतिहास का स्टूडेंट नहीं भी है, जो साइंस के लोग जो बड़े हो गए हैं, साइंस के स्टूडेंट बीटेक के और ना जाने क्या-क्या कोर्स किए बैठे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, वो भी इतिहास जानते हैं। लेकिन इतिहास क्या जानते हैं? वो जानते हैं जो सिनेमा ने दिखाया, बताया, राजनीति ने दिखाया, बताया, ना कि वो जो किताबों में लिखा है। क्या है? जो उतरायण का द्वितीय युद्ध था, उसमें पृथ्वीराज चौहान हारा। लेकिन उसके हारने के बाद फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है गलत। क्या दिखाया जाता है? मैं एक मूवी देखा हूँ, कार्टून मूवी देखी थी मैंने, तो उसमें ये दिखा रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान उतरायण के द्वितीय युद्ध में हारा, उसके बाद गौरी उसको अपने राज्य में ले जाता है, गौर प्रदेश ले जाता है और उससे पता चलता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, वो शब्द भेदी बाण चला लेता है। शब्द भेदी बाण। क्या चलाता है? शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण। आप इसके इसका अर्थ इसी में छुपा हुआ है। शब्द भेदी बाण मतलब ऐसा तीर, ऐसी तीरंदाज कला जो आवाज सुनकर हमला कर सकती है, टारगेट को मार सकती है। द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी। ये फिल्म में दिखाया गया, इतिहास नहीं है, फिल्म में दिखाया गया। उसके बाद एक ऊंचे सिंहासन पर गौरी बैठा हुआ है और वो कहता है कि चलाओ, तीर चलाओ, दिखाओ मुझे अपनी कला। और पृथ्वीराज चौहान उसकी आवाज सुनकर नीचे खड़े होकर तीर चलाते हैं तो गौरी मर जाती है। ये बात फिल्मों में दिखाई गई, हमेशा दिखाई जाती है। ये राजस्थान का हर व्यक्ति इतिहास जानता है, यही इतिहास जानता है, असली इतिहास नहीं जानता है। क्षेत्रीय इतिहास बदला जाता है। अब समझिए बात को, अगर थोड़ा सा भी तर्क बुद्धि होती लोगों में तो वो तर्क करते। तर्क क्या करते? सोचिए कि गौरी को मार दिया पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से। मानता हूं कि मैंने वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, ठीक। उनने गौरी को मारा, तो गौरी को मारने के बाद जो उनकी सेना है क्या उनको छोड़ देगी? उनने आकर इनको मार दिया। पॉइंट ये आता है कि हमारे पास ये तथ्य कहां से आए? सवाल ये आता है कि हमारे पास ये तथ्य कहां से आया? हमारे पास ये तथ्य आता है, पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था। मित्र मित्र इसका पृथ्वीराज चौहान का है। क्या नाम था इसका? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इसका नाम था। चंद्रबरदाई नाम था इसका। ये इसकी किताब थी। ये एक राइटर था तत्कालीन, वैसे तो इसको इतिहासकार बोलते हैं। इतिहासकार, आप इसको राइटर मान लीजिए, तत्कालीन लेखक। तत्कालीन लेखक होते हैं कुछ लोग समाज में ऐसे, हर हर समय में, हर काल में, हर युग में, जिनको लिखने का बड़ा शौक होता है, तो ये लिखते थे। तो ये दोस्त भी थे। उसके बाद क्या हुआ? ये लिखते हैं, इनकी किताब है पृथ्वीराज रासो। किताब, इनकी किताब है, किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वी राज रासो, ये इनकी किताब का नाम है। इस किताब को सत्य मानते हैं राजस्थान के लोग। उनके हिसाब से जो ये लिखा है इस किताब में वही सत्य है। जबकि एक लेखक कल्पनाएं बहुत अच्छी कर सकता है। समाज को ये बात समझनी चाहिए। लेखक की लिखी सारी बातें
सही नहीं हो सकती। लिखता है, वो तर्क करता है। ये वो कल्पना शक्ति इतनी अच्छी कर लगता है कि जो कभी घटित नहीं हुआ, वो भी लिख सकता है, ऐसे जैसे घटित हुआ हो। तो यहाँ पर मिस्टेक ये है, इसमें कमी ये है, इस बात में जो मूवीज़ में दिखाई जाती है, इसमें कमी क्या है? कमी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण जो चलाया, उससे गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद लिखता है किताब में कौन चंद्रवती? पृथ्वीराज रासो में। लिखता है पृथ्वीराज रासो में कि उसके सैनिकों ने फिर हमें मार दिया। अब बात ये आ रही है कि क्लाइमेक्स किसने लिखा होगा? लॉजिक लगाइए। जैसे मान लीजिए कि किताब लिखने की, समझिए, इस बात को समझिए। लोग आए मारने के लिए, भाला मारने जा रहे थे किसको? पृथ्वीराज चौहान को और इनको, चंद्रवरदाई को। तो इन्होंने कहा रुक जाओ, मैं जरा किताब का क्लाइमेक्स लिख लूं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? क्या ये सत्य लगता है आपको? क्या सैनिक रुकेंगे कि आपने उस राजा को मार दिया उसके, और वो कहे हाँ हाँ भैया लिख लो, पहले क्लाइमेक्स लिख लो आप? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। ये, और फिर अगर लिख भी दिया, लिखने भी दिया सैनिकों ने, तो फिर प्रकाशित कैसे हुई आपकी? तो ये कुछ बातें हैं, अगर आपने लॉजिक थोड़ा सा भी यूज किया, थोड़ी सी बुद्धि लगाई, आप कभी इतिहास में, इतिहास से कट्टर नहीं बनेंगे, ना ही किसी के प्रति द्वेष पैदा होगा आपके मन में। सच को जानिए। तो ये इनकी किताब है, यहाँ से हमें फैक्ट मिलता है। लेकिन सत्य क्या है? एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि युद्ध हारने के बाद, युद्ध के बाद गौरी ने, गौरी ने पृथ्वीराज, पृथ्वीराज को अजमेर, अजमेर, अजमेर की सूबेदारी, सूबेदारी, सूबेदारी दी। कि अब आप कहेंगे कि इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि उत्खनन में सिक्के मिले, और वो सिक्के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद के। उन सिक्कों पे क्या है? उन सिक्कों में सिक्के मिले, प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है हमारे पास? प्रमाण सिक्के, सिक्के। सिक्कों में क्या है? सिक्कों में क्या है? एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, साथ में, साथ में तिथि, साथ में तिथि। ठीक है, कि वो कब के हैं? स्थिति से पता, स्थिति से पता चलता है कि वो सिक्के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद के हैं। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, सिक्के की दूसरी तरफ श्री, सिक्के की दूसरी तरफ श्री मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था, लिखा हुआ था। ये रहा प्रूफ, ये रहा प्रूफ, ये, ये मेरा प्रूफ। सीधी सी बात है, तिथि बता रही है कि 1192 के बाद की सिक्के हैं, और उन सिक्कों में पृथ्वीराज चौहान का जो चित्र है वो ढला हुआ है, उसके अलावा तिथि पड़ी हुई है।
1192 की बात की। दूसरी तरफ सिक्के के गौरी का चित्र और श्री श्री मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, श्री मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, ये गौरी का नाम है। ये तो तभी होता है जब हम किसी की गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, समझ रहे आप? ये सत्य है, वो सत्य नहीं है जो आपको सिनेमा दिखाता है। होंगे महान, लेकिन युद्ध हारे, इस वास्तविकता को हम झुटला नहीं सकते। उन्होंने गुलामी स्वीकार करी, गौरी की अधीनता स्वीकार करी, इसको भी हम झुटला नहीं सकते, ये सत्य है, ये फैक्ट है, सबूतों को मिटा नहीं सकते। आपको फिर जो मानना है मान सकते, पर इतिहास आपके सोचने के हिसाब से नहीं चलता। इतिहास सबूतों पे टिका। इतिहास में महाभारत रामायण का सबूत नहीं है तो माइथोलॉजी है, वो इतिहास का हिस्सा नहीं। आप कितना ही कह लें कि ईश्वर आपके हुए थे, इतिहास ईश्वर को नहीं मानता। इसके बाद गौरी गौरी ने 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चंदावर चंदावर के युद्ध चंदावर के युद्ध में जयचंद 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 को पराजित किया। जयचंद को पराजित किया। जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? जयचंद 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 कौन था? जयचंद कन्नौज 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 का शासक। इसको हराए बिना बिहार बंगाल की तरफ प्रस्थान नहीं किया जा सकता था। प्रशासक तथा पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान का ससुर। एक दिलचस्प बात बताऊं आपको, जयचंद ने ही गौरी को इनवाइट किया था, संदेश भेजा था कि तुम आओ और दिल्ली पर आक्रमण करो। मजे की बात है ना। और जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ने जा रहा था तो उसने जयचंद सहित आसपास के उत्तरी भारत के जितने भी शासक थे उन सभी प्रदेशों के शासकों को लिखित में भेजा था संदेश की हमारी सहायता करी जाए, लेकिन जयचंद ने सहायता नहीं की। उसका कारण ये था कि पृथ्वीराज चौहान कोई दूध के धुले नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान ने जो जयचंद था उसकी बेटी संयोगिता संयोगिता को उठाकर ले गए थे और उससे विवाह किया। फिल्मों में आपको दिखाते होंगे कि वो संयोगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, ऐसा कुछ नहीं है। जयचंद के गुस्से का कारण ये था कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की उम्र के थे और जो पुत्री थी उनकी जयचंद की वो नाबालिग थी, शायद 15-16 साल की उम्र की रही होगी। तो बिल्कुल जायज है यहाँ पर गुस्सा, लेकिन हमारे सिनेमा ने पृथ्वीराज चौहान को एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया है। इस मामले में भी उनके प्रेम गाथा में वो प्रेम नहीं था, वो अपहरण करके बलात्कार है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कारण था, लेकिन फिर जयचंद भी लंबे समय तक नहीं टिके और चंदावर के युद्ध में गौरी ने उनको भी परास्त किया। अब लगभग उत्तरी भारत उत्तरी भारत दोआब का अधिकतर क्षेत्र
गौरी के अंतर्गत आ गया था। अगर बंगाल की हम बात करें, बंगाल और बिहार की, अगर हम बंगाल और बिहार की बात करें, बंगाल और बिहार, बिहार, बंगाल और बिहार की बात करें तो यहाँ पर तुर्कों का जो शासन था, तो इसके विस्तार के लिए एक व्यक्ति है, इसका नाम है, उसका नाम है बख्तियार, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। अब जानिए ये कौन था। नाम तो सुना होगा आपने इसका, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक तुर्क था, एक छोटे से पद पे था, छोटा सा सैनिक। लेकिन ये हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि लोग इसकी योग्यता नहीं जानते, समझते नहीं है इसको, ये बहुत कुछ कर सकता है, इसको मौका नहीं मिलता। गौरी एक महान योद्धा, सेनापति, उसके बाद उसके जो प्रमुख दास थे वो भी सेनापति थे। तो एक छोटे से सैनिक को अपनी योग्यता साबित करने का मौका कहाँ से मिलेगा? भारत का आक्रमण के समय इसको ये मौका मिला। 1200 कब मिला? 1204 ईस्वी, 4 ईस्वी, 1204 ईस्वी में ये कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है बिहार की तरफ, बिहार की तरफ, बिहार की तरफ, बिहार की तरफ। वहाँ ये काफी लूटमार करता है अपने सैनिकों के साथ, अपने साथी सैनिकों के साथ, और नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध मठों को ध्वस्त करता है। कई सारी किताबें जलाई गई नालंदा की, बौद्धों को मारा गया, काटा गया, जलाया गया। ये सब इसने ही किया था, इसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह। नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। अगर हम यहाँ पर भी बात करें, हम समझने का थोड़ा प्रयास करें, क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति, देखिए राजा से लड़ाई होना अलग चीज है, राजा की दूसरे राजा से या दूसरे शासक से, योद्धा से लड़ाई हो रही है, तो ठीक है, उनका आपस में चल रहा है, जनता उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे विद्यालय, हमारे घर, हमारे मंदिर जलाए और हम कुछ बोले ना? दो स्थिति में हो सकता है। पहले तो सच में हम में सामर्थ्य नहीं है, हमें ताकत नहीं है, हमें पता है हम कमजोर हैं। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे साथी गण ही जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथियों को, हमारे साथ में रहने वालों का, उनको समर्थन, योगदान प्राप्त है। आप समझ में क्या कर रहा हूँ? नालंदा विश्वविद्यालय यूं ही नहीं जलाया जा सकता, विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी, आप समझ रहे हैं, जिसमें विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, बौद्ध का केंद्र बिंदु था, बौद्ध धर्म का। लेकिन वहां हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, सभी भाषाओं की, आयुर्वेद की, जादुओं की, अध्यात्म की, ज्यामिति की, स्थापत्य की, हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। उसको तबाह करने में कहीं ना कहीं जो जो अपोजिट धर्म के लोग थे, उनका कहीं ना कहीं योगदान था, पंडित पुरोहितों का कहीं ना कहीं समर्थन था। तो विश्वविद्यालय को तबाह करने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को
तबाह करने के बाद वो जाता है फिर बंगाल की ओर, जाता है बंगाल की ओर। बंगाल का शासक उस समय, बंगाल का शासक, बंगाल का शासक, बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। और सुनिए, कहा जाता है कि इसकी रफ्तार बंगाल बिहार से निकलते समय, बिहार से बंगाल तक पहुंचने के बीच में इसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि कई सारे सैनिक पीछे छूट गए, इसके साथ वाले। और ये जाकर राजधानी में प्रवेश कर दिया। राजधानी क्या थी? लखनौती, लखनौती राजधानी। कहाँ की? बंगाल की राजधानी। अब आप सोच रहे होंगे कि राजधानी में कैसे एक लुटेरा राजधानी में प्रवेश कर लिया, यहाँ भी किसी ने विरोध नहीं किया। इस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल है, साधारण सी बात है कि ये जब लखनौती में प्रवेश किया था तो इसने वहीं के लोकल के वस्त्र पहन रखे थे, साधारण व्यापारियों की तरह गया था, जैसे व्यापारी हूँ, तो किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। और ऐसे ही वो फिर जाके महल में घुस गया धोखे से। कहा जाता है कि उस समय लक्ष्मण सेन जब ये पहुंचा, दोपहर का समय था, लक्ष्मण सेन खाना खाने बैठा ही था। जैसे ही उसको पता चला कि एक लुटेरा विदेशी तुर्की वो जो है महल पर आक्रमण कर दिया है, राजधानी में प्रवेश कर दिया है, तो खाना अपना छोड़कर पीछे के गेट से लक्ष्मण सिंह भाग गया। भागने के बाद लक्ष्मण सेन सोनार गांव में, सोनार गांव में जाकर लक्ष्मण सेन ने सेन सेन ने शरण ली। ठीक, सोनार ये इसमें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में पड़ता है सोनार, उस समय भारत में था। सोनार गांव में बख्तियार खिलजी ने तुर्कों की बंगाल और बिहार की विजय को पूर्ण किया। इसके बाद जो 1194 पॉइंट रह गया, 1194, 1194 ईस्वी में गौरी गौरी अपने भारतीय क्षेत्रों को, भारत में जो से क्षेत्र जीते थे, भारतीय क्षेत्रों को, क्षेत्रों को अपने गुलाम, अपने गुलाम, अपने गुलाम एवक कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया था, सौंप कर गया था। सौंप कर गया था। 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद को हराने के बाद,
उसके बाद जब गौरी अपने प्रदेश लौटा था, उसी समय वो अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय विजित प्रदेशों का नेतृत्व या दायित्व सौंप कर गया था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद गौरी अपने देश लौट जाता है। अब साधारण किताबों में आप जो पढ़ेंगे स्कूल कॉलेजेस की, उन किताबों में गौरी की मृत्यु के बारे में सही सही फैक्ट नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है गौरी की मृत्यु गौरी की मृत्यु 1206 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में एक कट्टर मुस्लिम कट्टर मुस्लिम ने हत्या कर दी। कट्टर मुस्लिम ने 1206 में हत्या कर दी। 1206 में हत्या कर दी गई तो उसके जाने से पहले ही वो भारतीय ब्रिज प्रदेशों का अपना उत्तराधिकारी किसको सौंप गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो भारत में अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और ये वीडियो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, ठीक है।